चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। बड़े सिंपल वर्ड्स में वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लायर सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, उसकी किस वैल्यू पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 15 है जो कि बताता है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लेनी है। सेक्शन 15 के सबसेक्शन 1 के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू क्या होगी। सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है, और सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 में बात करेंगे कि स्पेसिफिकली हमें उसमें से क्या एक्सक्लूड करना है। क्या सर हम ये सेक्शन नंबर याद करें? ये बहुत सिंपल है, आप इसे याद कर लीजिए। ये आपसे एग्जाम में एक्चुअली आपको कोट करना जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ऐसे पूछ ले व्हाट विल बी द वैल्यू अंडर सेक्शन 15, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई है। समझ में आई बात? अब सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। वो कहता है इफ प्राइस इज एक्चुअली पेड या पेबल है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वैल्यूज ऑफ सप्लाई शेल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है दैट विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसका मतलब जिस वैल्यू पे ट्रांजैक्शन हुई है, सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स 10,000 रुपए में बेचे, तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा अगर प्राइस एक्चुअली पे हो गया है या पेबल है, अगर गुड्स क्रेडिट पे बेचे गए हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशंस लगाई हैं प्रोवाइडेड, और ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई। मतलब जो भी आप सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हो उसके लिए जो आपको रिटर्न में मिलेगा वो सिर्फ पैसा मिलेगा। ये नहीं है कि उसके बदले में आपने कोई सर्विस ले ली, उसके बदले में आपने कुछ गुड्स ले लिया, कुछ एक्सचेंज में ले लिया, नहीं, ये नहीं चलेगा। इफ प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, द वर्ड इज सोल, देख रहे हो आप कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो उसके बदले में क्या मिलना चाहिए आपको, प्राइस ही मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज सप्लायर एंड रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर नॉट रिलेटेड। उनके बीच में किसी भी तरीके का रिलेटेड पर्सन का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अब रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ हम उसे दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तीसरी चीज, सप्लाई इज नॉट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 15(5). ये क्या है? एक्चुअली सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के अंदर कुछ सप्लाईज को नोटिफाई किया गया है जिनकी वैल्यू जो है एज पर वैल्यूएशन रूल्स निकलती है, जो कि फिलहाल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये हमें सीए फाइनल के अंदर पढ़ना है। तो जितनी भी नोटिफाइड सप्लाई हैं जो कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में गिवन है, तो वो जो है उनकी वैल्यू एज पर द वैल्यूएशन रूल्स निकलेगी। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लिया जाएगा। इस सिर्फ थ्योरी एस्पेक्ट से आपको अभी समझना है कैसे उनकी वैल्यूज निकलेगी, वो अभी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो बड़े सिंपल वर्ड्स में एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इट विल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू प्रोवाइडेड 3 conditions must be fulfilled, that the price is the sole consideration, supplier and recipient are not related, and it is not notified supply. सर सपोज प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, या सप्लायर एंड रिसिपिएंट रिलेटेड पर्सन है, या सप्लाई नोटिफाइड सप्लाई है, तो वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देयर आर वैल्यूएशन रूल्स फॉर दैट जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उनकी जो वैल्यू है वो वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से निकलती है। समझ में आई बात? श्योर। तो एक बार जो है आप यहाँ तक फटाफट ये दोनों चीजें फटाफट नोट करिए फास्ट। चलिए बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 की, जिसमें हमने देखा था कि कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है ट्रांजैक्शन वैल्यू में, वैल्यूज टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। देखिए 5 चीजें बहुत सिंपल। सबसे पहले, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी या चार्जेस अगर पे किए गए हैं
तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होगा, एक्सेप्ट CGST, SGST, UTGST, IGST, TCS अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड GST कंपनसेशन सेस। इसके अलावा कोई भी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस पे किया गया है तो वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, जो टबैको होता है, टबैको के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और GST भी लगती है। तो सपोज टबैको की जो वैल्यू है वो है 100 रुपये और उस पर सपोज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगी 10 रुपये, तो टोटल हो गया 110। तो जो GST लगेगा, सपोज GST लग रहा है आपका 10% से सपोज, तो वो 110 रुपये पे 10% लगेगा, दैट इज 11 रुपीज, ना कि 100 रुपये पे, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली बोला है सारे टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस और चार्जेस जो हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो उसमें क्या कौन से नहीं आएंगे? CGST, SGST, UT, मतलब जितने भी GST के हैं इंक्लूडिंग GST कंपनसेशन सेस, और एक यूनिक चीज दैट इज द TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूं। सेम वे कई बार सपोज आपने प्रॉपर्टी रेंट पे ली, उसका रेंट है आपका 40,000 रुपये, प्लस आपको जो है म्युनिसिपल टैक्सेस देने हैं 5,000 रुपये, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 45,000। तो यहां पर भी जो GST लगेगा वो 45,000 पे लगेगा। देखिए, अगर कोई बिजनेस यूनिट कमर्शियल पर्पस के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है, ठीक है, तो उस केस में अगर उसे म्युनिसिपल टैक्सेस या कुछ भी कन्वर्जन चार्जेस कुछ भी इस तरह का पे करना होता है तो GST जो है टोटल वैल्यू पर लगेगा। क्लियर है ये बात? श्योर, क्लियर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस। नाउ व्हाट इज TCS? एक्चुअली इनकम टैक्स के अंदर देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस। जब सेलर को बायर से, जब सेलर बायर को सेल कर रहा है तो उस समय सेलर को बायर से TCS कट करना पड़ता है। जैसे मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दूं, सपोज प्रॉपर्टी सेल करी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो है प्रॉपर्टी सेल करी और प्रॉपर्टी वैल्यू है 50 लाख रुपए, ठीक है। उस केस में 1% TCS कटता है, तो 1% TCS दैट इज 50,000 रुपीज जो है बायर कौन है यहां पर? मिस्टर बी, और ए कौन है? मिस्टर सेलर। तो जो सेलर जब बायर को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो 1% TCS का मतलब क्या है कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ रुपीज 50 लाख, दिस 50,000 विल बी कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम द बायर। मतलब टोटल 50,50,000 लिए जाएंगे और उसके लिए मिस्टर ए जो है एक TCS सर्टिफिकेट इशू करेंगे मिस्टर बी को कि हाँ उन्होंने TCS मिस्टर बी से कलेक्ट किया है। समझ में आई बात? और ऐसा बहुत स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है, सिर्फ उसी केस में करना होता है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि अगर TCS भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। अभी आपको एक छोटा सा असाइनमेंट मिलेगा जिसमें 10 एग्जांपल्स हैं, तो 1, 2, 3 एग्जांपल जो हैं आपके इसके ऊपर होंगे जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। समझ में आई बात? इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सप्लायर के बिहाफ पर अगर रिसिपिएंट कोई अमाउंट पे करता है या इनकर करता है, बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज हमने केटरिंग सर्विस ली, ठीक है, केटरिंग सर्विसेज ली और बिल था उसका टोटल हमारा 70,000 रुपये। हमारे केटरर ने बोला कि साहब आप एक काम करना, सॉफ्ट ड्रिंक वाला पर्सन आएगा, उसका 10,000 रुपये का बिल है, आप उसको 10,000 रुपये सीधे दे देना, बाकी 60,000 रुपये आप मुझे पे कर देना, ठीक है। अब हमने केटरिंग सर्विसेज ली 70,000 पे, सॉफ्ट ड्रिंक वाले को हम 10,000 रुपये डायरेक्टली पे कर रहे हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लायर, और 60,000 रुपये बाकी जो है हम किसको पे कर रहे हैं? सप्लायर को, और ये हम सॉफ्ट ड्रिंक डीलर को पे कर रहे हैं। यस और नो? अब बड़े ध्यान से यहां पर समझिए, 70,000 रुपये का बिल था, आपने सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर को 10,000 रुपये पे कर दिए और सप्लायर को सिर्फ 60,000 पे किए। तो ये नहीं है कि GST 60,000 रुपये लगेगा, आप यहां पर 10,000 रुपये, आप रिसिपिएंट है, अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट
ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ये 10,000 रुपये सॉफ्ट ड्रिंक डीलर को देने सप्लायर ने थे, लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन पे आपने सीधे पे कर दी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी 60 पे लगेगा, जीएसटी जो है वो पूरा 60 + 10 कितने पे लगेगा, 70,000 पे लगेगा। तो अगर कोई भी अमाउंट पे किया रिसिपिएंट ने ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, ठीक है, तो उसको भी आपको इंक्लूड करना है। इस पे आपको एग्जांपल 4 और 5 दिया गया है असाइनमेंट में, उसको एक बार रीड करिएगा। इसके बाद जितने भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, लाइक किसी भी तरह की कमीशन, पैकेजिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग चार्जेस, सर्टिफिकेशन चार्जेस, ये सब जो है ट्रांजैक्शन वैल्यू का पार्ट है। एनी अमाउंट चार्ज बाय सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज एट द टाइम ऑफ और बिफोर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो यही नाम आपको जनरली देखने को मिलते हैं। या एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, आउटवर्ड फ्रेट या ट्रांजिट इंश्योरेंस, ये चीज में तो कोई थॉट ही नहीं है। अब आउटवर्ड फ्रेट क्या होता है कि जनरली आप सामान ले आते हैं, उसके बाद दुकानदार को बोलते हैं भैया घर तक पहुंचा देना। तो हमें ये देखना है कि जो उसमें फ्रेट है, आउटवर्ड फ्रेट है, आपके घर तक आने का खर्चा है, वो सप्लायर पे कर रहा है या कस्टमर पे कर रहा है। इफ इट इज पेबल बाय सप्लायर देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। If it is payable by customer, it will not be included in the value of supply। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे 15(2) पे जरूर क्वेश्चन आएगा और हम भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए। लेकिन प्रोविजन पता होंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा क्वेश्चन है, सब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर प्रोविजन ही नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो ऑल टैक्सेस ड्यूटीज सेस लेने एक्सेप्ट जीएसटी, टीसीएस, अमाउंट इनकर्ड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इंसिडेंटल एक्सपेंस सारे लेने। इसके लिए एग्जांपल 6 है वो पढ़ लीजिएगा। आउटवर्ड फ्रेट एंड ट्रांजिट इंश्योरेंस, अगर सप्लायर ने पे किया तो लेना है, बायर ने पे किया है तो नहीं लेना। चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी, दिस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, इसके लिए आप एक एग्जाम्पल है, ये पढ़िए यहाँ पर। अ सप्लाई priced ₹2,000 is made with a credit period of 1 month for payment. Thereafter, interest is 12% is charged. The payment is received after the lapse of 2 months from the date of supply. The amount of 12% per annum on ₹2,000 for 1 month after the free credit period is ₹20. 20 रुपए का ब्याज लगा। Such interest will be added to the value and thus the value of supply will work out to be 2020. 2000 रुपए ये, 20 रुपए इंटरेस्ट 2020 होगी। Assuming the interest to be exclusive of GST। इस लाइन को इग्नोर करो, आपको कंफ्यूज करेगी खामखा। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ सप्लाई 2020 होगी जिसपे हम GST चार्ज करेंगे। समझ में आया? सब्सिडीज, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा क्यों लिखा है सर? अगर आपको याद हो, देखो उसने क्या बोला है, जो सब्सिडीज हैं वो आपको वैल्यू में इंक्लूड करनी है। सपोज सिंपल सी चीज, कोई 100 रुपए की चीज है, आपको कहीं से 30 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, आप उसे कस्टमर को 70 रुपए का बेच रहे हो, तो जीएसटी जो है वो 70 रुपए पे चार्ज नहीं होगा, सब्सिडीज जो है वो इंक्लूड करनी है। मतलब आपको जीएसटी पूरा का पूरा 100 रुपए पे चार्ज करना है। भाई टॉपिक क्या चल रहा है? वैल्यू टू बी इंक्लूडेड, यही लिखा है ना, देखो। तो सब्सिडीज इंक्लूड करनी है, मतलब कोई 100 रुपए की चीज थी, उस पर आपको 30 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, आप कस्टमर को 70 रुपए का बेच रहे हो, तो जीएसटी 70 रुपए चार्ज नहीं होगा, जीएसटी 100 रुपए पे ही चार्ज करना है। लेकिन एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको याद हो तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में हमने बात पढ़ी थी कि जो सब्सिडीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, वो कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सक्लूड किया गया। अब इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज सेलिंग प्राइस है नोटबुक का 50 रुपए। For notebook sold to students in government schools, a company uses its CSR funds to pay the seller ₹30. नोटबुक्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर बेचा जाता है तो कोई कंपनी है वो अपने फंड में से 30 रुपए पर बुक दुकानदार को दे रही है, सो दैट स्टूडेंट उसे से 20 रुपए पर नोटबुक के हिसाब से बाय कर सके। तो यहाँ पे बताओ जीएसटी कितने पे चार्ज होगा? जीएसटी पूरे 50 रुपए पे ही चार्ज होगा, जो 30 रुपए सब्सिडी का अमाउंट है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। द वैल्यू ऑफ द नोटबुक विल बी ₹50 एज दिस इज नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी। इफ द सेम सब्सिडी इज पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट,
अगर यही सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती तो फिर हम 20 रुपए पे ही चार्ज करते। द वैल्यू ऑफ नोटबुक वुड बी 20, क्योंकि इस सब्सिडीज में जो आपको इंक्लूड करनी है, कौन सी सब्सिडीज नहीं आएंगी, नहीं, एक्सक्लूडिंग का मतलब ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। कौन सी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सब्सिडीज आपको लेनी है, बड़े सिंपल वर्ड्स में वो सब्सिडीज लेनी है जो नॉन गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट की सब्सिडीज है तो वो आपको ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? श्योर? क्यों? क्योंकि वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है। ये लास्ट वाला पार्ट जो सब्सिडी का बताया, इसको 2 बार देख लो क्योंकि थोड़ा रेलिवेंट है, खामखा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो 15(2) के 5 क्लॉजेस हैं, A, B, C, D, E। ए में टैक्सेस, बी में अमाउंट इनकर्ड, सी में इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, डी में चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट और ई में सब्सिडीज। समझ में आ गया? 5 क्लॉजेस हमने डिस्कस करिए। फटाफट इसके नोट्स बना लीजिए फास्ट। चलिए, एक डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन इशू हुआ है, डिलेड पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ EMI। ये क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सपोज आप गए मार्केट में एक मोबाइल परचेज करने के लिए। मोबाइल था 20,000 रुपए का, उसमें EMI ऑप्शन अवेलेबल था। आपने 5,500 रुपए की 4 EMIs बनवा ली, 22,000 रुपए। ठीक है, ये EMI आपकी किसी बैंकिंग कंपनी से बनी है, कहीं से भी बनी, ठीक है, किसी प्राइवेट उससे बनी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखा जाए तो 2,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। इतना तो अब आप समझते हैं। आपने पढ़ा था बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, लोन्स और डिपॉजिट्स में कंसिडरेशन इन रिस्पेक्टिव बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्जेम्प्ट है। टू द एक्सटेंट जो कंसिडरेशन है वो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। मतलब 20,000 रुपए पे तो GST लगेगा जो मोबाइल की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन ये जो 2,000 रुपए इंटरेस्ट आपने चार्ज किया बिकॉज ऑफ EMI फैसिलिटी, ये जो है एग्जेम्प्ट है, ये आपने पढ़ा था। लेकिन अगर कस्टमर EMI नहीं दे पाता, EMI बाउंस हो जाती है, तो उस केस के अंदर आप उससे कुछ डिलेड पेमेंट चार्जेस लेते हो। सपोज आपने उससे इंटरेस्ट लिया 3% पर मंथ, या आपने 500 रुपये पर मंथ, इस तरीके से कुछ पेनल्टी लगा दी या चार्जेस लगा दिए। तो अगर आपने कोई पेनल्टी लगाई, क्यों? क्योंकि वो जो EMI थी वो टाइमली पे नहीं कर पाया, तो डिलेड पेमेंट चार्जेस इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ EMI वो टैक्सेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनर ऑफ इनवॉइसिंग, उसको इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट पार्ट ये था जो कि एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर EMI बाउंस होती है और उसके लिए कोई पेनल्टी लगती है तो दैट इज गोइंग टू बी 100% टैक्सेबल। ये बात ऑलरेडी पहले भी थी, चार्जेस फॉर डिलेड पेमेंट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। इस चीज को और क्लैरिफाई किया डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू करके, और 2 इलस्ट्रेशंस भी दी गई जिसको सिर्फ आपने पढ़ना है और कुछ नहीं करना। X sells a mobile phone to Y. X ने फोन बेचा किसको? Y को। The cost of mobile phone is 40,000. However, X gives Y an option to pay in installment of 11,000 each month before 10th of the following month. और उसने ऑप्शन दिया कि तू एक काम कर भाई, 11,000 रुपए की 4 किस्तें दे दे अगर तेरे पे 40,000 नहीं है। As per the contract, if there is any delay in payment Y beyond the scheduled date, Y would be liable to pay additional panel interest amounting to 500 per month for the delay. In some instances, X is charging 40,000 for the mobile and is separately issuing another invoice for providing the services of extending loans to Y. The consideration for which is the interest of 2.5% per month and an additional panel interest amounting 500 per month for each delay in payment. तो वो क्या कर रहा है, बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि X ने Y को मोबाइल बेचा है, किसी को भी मोबाइल बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एक तो मोबाइल की बिलिंग कर रहा है और सेकंड जो लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है या पैनल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसकी बिलिंग कर रहा है। तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ पैनल इंटरेस्ट इज टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो पैनल इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज 500 पर मंथ, जो पैनल इंटरेस्ट वो चार्ज कर रहा है वो इंक्लूड होगा। यही आपने 15(2) में पढ़ा है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स दैट इज मोबाइल फोन, अकॉर्डिंगली द पैनल इंटरेस्ट वुड बी टैक्सेबल एज इट वुड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ मोबाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैनर ऑफ इनवॉइसिंग। तो एक सिर्फ क्लैरिफिकेशन है, कुछ नया नहीं है और ये चीज आपको ऑलरेडी पता भी है। इसके बाद सिमिलरली सेकेंड इलस्ट्रेशन है, X ने मोबाइल फोन बेचा Y को, मोबाइल फोन 40,000 का था। Y हैज एन ऑप्शन कि वो 2.5% पर मंथ से फॉर परचेजिंग द मोबाइल मेजर्स ABC लिमिटेड से लोन ले सकता है। उसके हिसाब से जो
ABC लिमिटेड है, वाई को 4 महीने का पीरियड देगी लोन रीपे करने के लिए और एडिशनल पैनल इंटरेस्ट लगेगा 1.25% पर मंथ। तो यहाँ पे ये जो 2.5% है ये तो एग्जेम्प्ट है बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन, ठीक है, लेकिन जो पैनल इंटरेस्ट लगेगा 1.25% दैट इज गोइंग टू बी 100% टैक्सेबल। यही चीज यहाँ पे भी लिखी है, any service fee charge or any other charges if any levied in respect of transaction related to extending deposit loan does not qualify to the interest as defined in exemption notification and accordingly will not be exempt। तो 1.25% वाला जो है वो जो है moreover the value of mobile by X to Y would be 40,000 for the purpose of levy of GST। तो X जो है Y को जब बेचेगा तो 40,000 वैल्यू पे GST लगेगा और 1.25% पर मंथ जो है इसके ऊपर भी GST लगेगा, ठीक है, लेकिन ये जो 2.5% पर मंथ वाला अमाउंट है ये जो है आपका एग्जेम्प्ट है, इस पे कोई GST नहीं लगेगा। समझ में आई बात? श्योर। चलिए बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की, एक्सक्लूजन्स इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या नहीं आएगा? तो देखिए यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे डिस्काउंट की। अगर कोई भी डिस्काउंट आपने एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया है या सप्लाई से पहले दिया है और उसे इनवॉइस में शो किया गया है तो फिर उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने उसे इनवॉइस में शो नहीं किया तो फिर आप उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। सिंपल सी चीज देखिए, एकदम सिंप्लीफाई आप करके सामने रखा है। क्या सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई करने से पहले जब एडवांस आया तभी कोई डिस्काउंट दिया? इनवॉइस में शो किया तो आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में मत लो। इनवॉइस में सपोज आपने बनाया 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये का डिस्काउंट 90 रुपये, आपने इनवॉइस में शो कर दिया ना, ठीक है, फिर नहीं लेना, 90 रुपये पे GST लगेगा। बट इनवॉइस में शो नहीं किया तो फिर उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे सपोज इनवॉइस बनाया 100 रुपये का, ठीक है, लेकिन आपने पेमेंट जो है वो 98 ही ली। इनवॉइस 100 का बनाया, पेमेंट 98 ही ली, तो ये नहीं GST 98 पे लगेगा क्योंकि आपने उसे इनवॉइस में शो नहीं किया तो GST पूरे 100 पे लगेगा, ठीक है। पोस्ट सप्लाई मतलब सप्लाई हो गई उसके बाद आपने कोई डिस्काउंट दिया तो आपने देखना है क्या डिस्काउंट एज पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई है, लाइक कैश डिस्काउंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जनरली ऐसा होता है कि आप किसी को माल उधार पे बेचते हैं तो उसको बोलते हैं कि अगर आपने 10 दिनों में पेमेंट कर दी तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा या 1% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो वहां पर अगर वो व्यक्ति 10 दिनों में पेमेंट कर देता है, सपोज उसने विद इन अ वीक पेमेंट कर दी, तो आप उसे अगर 100 रुपये का बिल है या 1000 रुपये का बिल है तो 2% डिस्काउंट देते हैं, आप 980 रुपये ही लेते हैं उससे। तो यहाँ पर डिस्काउंट है एज पर द एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, जैसे कैश डिस्काउंट, और वो आपके इनवॉइस से भी रिलेटेड है। अब इसमें एक चीज होती है क्या, क्योंकि देखो जब इनवॉइस बना होगा 1000 रुपये का और सपोज GST का जो रेट था वो GST का रेट था सपोज उस पे 12%, तो आपने 120 रुपये मतलब GST चार्ज कर लिया, हाँ या ना। अब वो आपको पेमेंट कर रहा है कितनी, 980 रुपये, और ये बात आपने एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई में मतलब जब आप बेच रहे थे उसी समय बता दी थी, क्लियर थी ये बात। इस केस के अंदर वो आपको 980 रुपये पे कर रहा है। तो ये नहीं है कि बायर को जो आपने इनवॉइस दिया है वो कितने का दिया है, 1000 + 120 1120 का, जबकि आपको वो पेमेंट कितनी करेगा, वो पेमेंट आपको करेगा 980 प्लस उस पर जो भी 12% GST बनता है उतने की पेमेंट आपको वो करेगा। तो प्रोपोर्शनेट GST जो है ITC रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, मतलब अगर आप 980 पे GST निकालते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी 118 रुपीज। तो ये नहीं है कि वो 120 रुपए का क्रेडिट ले लेगा, क्रेडिट भी फिर उसे 118 रुपए का ही मिलेगा, क्योंकि देखो 2% डिस्काउंट लिया ना 980, तो उस पर GST 118 बनता है। तो ही कैन नॉट क्लेम द ITC ऑफ 120, द ITC कैन बी क्लेम्ड ऑफ 118 ओनली। यही लिखा है, प्रोपोर्शनेट ITC रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट। समझ में आई बात? तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यस ऑल कंडीशंस, तो फिर आप जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आई बात? श्योर। लेट अस टेक एन एग्जांपल, उसने 980 रुपये लिए, 980 रुपये दिए किसने, बायर ने, ठीक है, लेकिन उसने ITC पूरा 120 का ही ले लिया, तो आपकी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। उस केस के अंदर फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 रुपये ही मानी जाएगी।
तो बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर ये समझाया है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई, क्या आपने इनवॉइस में शो किया या बिफोर द सप्लाई, तो नहीं लेना फिर आप उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में डिस्काउंट को। आफ्टर सिंपल वर्ड्स में नॉट टू बी इंक्लूडेड का मतलब क्या है कि 1000 रुपये में अगर आपने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया तो 900 रुपये पे ही जीएसटी चार्ज होगा, नॉट टू बी इंक्लूडेड। इनवॉइस में शो नहीं किया तो पूरी 1000 रुपये की वैल्यू पे चार्ज होगा। पोस्ट सप्लाई है तो आप देखेंगे क्या डिस्काउंट एज पर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई है, इनवॉइस से रिलेटेड है और रिसिपिएंट ने आईटीसी को रिवर्स कर दिया। ये 3 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी आप उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करो। देखिए जितना यहाँ टेक्स्ट बताया ना ये सारा आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए। इसमें अगर आप कंजूसी करोगे ना, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या आएगा या क्या एक्सक्लूड करना है, ये तीनों चीज़ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से होनी चाहिए। इसमें एक अक्षर ही आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा और उसके नीचे जो नोट्स हैं वो आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। समझ में आई बात? फटाफट एक बार इसको बनाइए फास्ट। चलिए कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन आई हैं थ्रू नोटिफिकेशन, उसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार बाय मोर सेव मोर ऑफर्स होते हैं जो कि इनवॉइस में शो किए जाते हैं, तो फिर उसको आपको एक्सक्लूड करना है। जैसे 10% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 1000, 20% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 2000। तो सपोज किसी ने 1000 रुपये की परचेज करी तो उसको बिल बनता है 900 रुपये का, इनवॉइस में शो हुआ तो सिंपली जीएसटी 900 रुपये पे लगेगा। सेम वे सपोज 2000 की परचेज की, 200 का डिस्काउंट मिला, सॉरी 20% है, 400 का मिला, 1600 रुपये का बिल मिला, यस सो नो, तो उस केस के अंदर 1600 रुपये पे जीएसटी लगेगा। तो वही लिखा हुआ है, एक्सक्लूड करना है डिस्काउंट को, मतलब माइनस करके आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है। ये ना भी आती क्लैरिफिकेशन तो बड़ा क्लियर था अपने आप में। वैसे वॉल्यूम डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है बड़े ध्यान से देखिए। जनरली क्या होता है बिजनेस के अंदर, होलसेल ट्रेड में, मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोलते हैं अगर आपने साल भर में हमारी एक इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स बेची तो हम आपको एक अलग से डिस्काउंट देंगे। जैसे 1% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 10,000 यूनिट्स एक साल में बेची, 2% का मिलेगा अगर 15,000 यूनिट्स आपने साल में बेची। अब जब एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई होता है तभी ये बात बड़ी क्लियर होती है, ठीक है। बट ये डिस्काउंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं कब? एट द एंड ऑफ द ईयर। बट ये एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई में क्लियर है, यस और नो? ठीक है, ऐसे इनवॉइस में हमने शो नहीं किया बट स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप खुद बताओ? पोस्ट सप्लाई की कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? और ये कैसे पास ऑन किए जाते हैं? पास ऑन बाय सप्लायर थ्रू क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? वैसे आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, क्रेडिट नोट का मतलब होता है कि हम ये बोलते हैं कि हमने आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज मिस्टर ए ने बी से 10,000 रुपये लेने, ठीक है। ए ने लेने हैं किससे? बी से, ठीक है। तो उसने एंट्री क्या कर रखी होगी? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ या ना? तो अगर एक क्रेडिट नोट इशू करता है किसको? बी को, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बी को इन्फॉर्म कर रहा है कि मैंने आपको अपनी बुक्स में अब जो है क्रेडिट कर दिया है इतने अमाउंट से, वट एवर नेम कॉल्ड इट, से डिस्काउंट, कि आपको मैंने अपनी बुक्स में इतना क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट नोट इशू करने का मतलब ये होता है जस्ट टू इन्फॉर्म टू द अनदर पार्टी कि आपको मैंने इतने अमाउंट से अपनी बुक में क्रेडिट कर दिया है, आपको ये अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो जनरली सप्लायर को पास ऑन किया जाता है, पास ऑन बाय द सप्लायर टू द रिसिपिएंट थ्रू क्रेडिट नोट। इनवॉइस पूरा ही बनता है लेकिन बाद में वो कितना क्रेडिट नोट इशू कर देता है कि इतना अमाउंट आपको मुझे पे करने की जरूरत नहीं। तो ये पोस्ट डिस्काउंट कैटेगरी के अंदर है और ये भी क्या होंगे? एक्सक्लूड होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी के क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इफ डिस्काउंट प्रोवाइडेड पोस्ट सप्लाई विच वाज नॉट मेंशन्ड इन एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई, तो क्या उसको एक्सक्लूड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, उसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप लेंगे। सच डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड टू एक्सक्लूड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई, इन शॉर्ट इट विल बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी डिस्काउंट इनको हम बोलते हैं। जैसे सिंपल वे में देखिए, दीज आर द डिस्काउंट्स विच आर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और are offered after the supply is already offered. For example, Mrs. A supplied 10,000 packets of biscuits to Mrs. B of rupees 10 per packet. Afterward, Mrs. A revalues it at rupees 9. उसे revalue किया 9 रुपए के हिसाब से
per packet. Subsequently, A issues credit note to B of ₹1. तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि भाई पहले 10 रुपए के पैकेट से दिए, फिर उन्होंने आपस में बातचीत करी, उसे 9 रुपए कर दिया. तो कोई डिस्काउंट के बारे में ना एट द टाइम ऑफ सप्लाई कुछ पता था. जो पोस्ट सप्लाई होता है उसके अंदर प्री कंडीशन ही यही है कि एट द टाइम ऑफ सप्लाई देयर शुड बी अ एग्रीमेंट टू प्रोवाइड सच डिस्काउंट, और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता सेकेंडरी डिस्काउंट में. ठीक है, तो ये जो है इसको आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे, दिस विल बी इंक्लूडेड. समझ में आई बात? श्योर. जहां पर इस तरीके के प्लेन क्वेश्चंस दे दिए जाए आपको. नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट्स. परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट क्या होते हैं? ईयर एंड डिस्काउंट्स बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्लैब विच आर गिवन एज कैशबैक. इसमें एक चीज लिखिए, इफ दीज डिस्काउंट्स वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे ये नहीं पता थे तो फिर इनको विल नॉट बी अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई. हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई इट वाज वेरी मच क्लियर, जैसे आपने सेकंड पॉइंट पढ़ा वॉल्यूम डिस्काउंट, कि आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, एट द देयर वाज प्रॉपर एग्रीमेंट फॉर दैट, देन उसका आप एक्सक्लूड कर सकते हैं. लेकिन अगर एग्रीमेंट ऑफ सप्लाई के टाइम पर ये मेंशन नहीं था कि कितना कैशबैक मिलेगा, क्या होगा, परफॉर्मेंस स्लैब क्या है, तो फिर इसको एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा. आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, अगर वर्ड वॉल्यूम डिस्काउंट लिखा हुआ है तो आप उसे डिस्काउंट की वैल्यू को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे. लेकिन अगर वर्ड लिखा हुआ है परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट और कुछ मेंशन नहीं है तो फिर आप इसे माइनस नहीं करेंगे. सच डिस्काउंट्स विल नॉट बी अलाउड टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई. से आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड नहीं करेंगे. समझ में आई बात? श्योर. हाँ, अगर वो लिखता है परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट है लेकिन एट द टाइम ऑफ सप्लाई पता था ये वो, तो फिर हम उसे कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन एग्जाम में ऐसा होता नहीं है. सिंपल ये दो वर्ड जो होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट, वॉल्यूम बेस्ड तो आप एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड डिस्काउंट आप एक्सक्लूड नहीं करेंगे. इसके बाद ये फिफ्थ एक लेटेस्ट क्लैरिफिकेशन है. क्या है ये पॉइंट मैं पहले आपको समझाता हूँ. जनरली क्या होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, सपोज कोई ऑटोमोबाइल एसेसरी है, उसका कोई मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करते हैं, अपनी डाई बनवाते हैं. डाई या जो आपके मोल्ड्स होते हैं वो बनवा करके किसी सप्लायर के पास भिजवा देते हैं कि इस डाई पर हमें प्लास्टिक की ये चीज़, देखिए जो भी आप प्लास्टिक की चीज़ देखते हैं या कोई भी लोहे की चीज़ देखते हैं तो वो डाई पे सेटल की जाती है. पहले उनकी डाई बनती है और उस हिसाब से उसको वो शेप दी जाती है. तो जनरली क्या होता है, जैसे ऑटोमोबाइल एसेसरी है, उसने कोई डाई या मोल्ड बनवाई और वो डाई बनवा के अपने किसी मैन्युफैक्चरर को भेज दी कि इस डाई पर प्लास्टिक की ये शेप मुझे बनाकर दो. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मोल्ड एंड डाइस ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब ये जो ऑटोमोबाइल एसेसरी की कंपनी है, ये डाई बनवा रही है, डाई इसने बनवाई, सेंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द सप्लायर, और इसने किसी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी कि भैया आप एक काम करो, इस डाई का यूज करके ये पर्टिकुलर शेप की प्लास्टिक की चीज मुझे बनाकर दो, कोई प्लास्टिक का हुक ही बना के दो. तो ये जो डाई या मोल्ड ऑटोमोबाइल एसेसरी के प्रोवाइडर ने इस मैन्युफैक्चरर को, इस सप्लायर को प्रोवाइड करी है टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक शेप, उसकी वैल्यू नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय हिम. सपोज ये डाई बनी थी 1 लाख रुपए की. ठीक है, ये डाई बना के इन्होंने मिस्टर ए को दे दी. मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, उससे कोई कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं, और कंपोनेंट तैयार करे उन्होंने उससे सपोज 10,000 यूनिट्स और 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से दैट इज 2 लाख रुपए की बिलिंग इनको कर दी. अब डाई किसकी यूज करी इन्होंने, ऑटोमोबाइल एसेसरी कंपनी की यूज करी. तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 2 लाख रुपए ही माना जाएगा, ना कि 3 लाख रुपए माना जाएगा. ये जो 1 लाख रुपए की डाई ऑटोमोबाइल एसेसरी ने मिस्टर ए को फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है. समझ में आई बात? तो 5 पॉइंट्स आपने देखे, इसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए.